हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 12 जनवरी 2023 को पेपर 2 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड है मध्यावस्था, थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था और फोर्थ है किशोरावस्था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में बालक जो होता है वो एक प्रौढ़ की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है और खुद के मूल्य खुद के हिसाब से चीजों को करना शुरू कर देता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, कथन ए, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तर्क है, बच्चों के वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। देखिए, पहले कथन में कहा जा रहा है कि किसी एक विशिष्ट उम्र को देखने के बजाय आपको सीमा क्षेत्र देखना चाहिए कि किस सीमा क्षेत्र किस उम्र तक बच्चों का विकास समग्र रूप से हो पा रहा है, कब तक हो रहा है। यह भी कथन सही है। साथ ही बच्चों के वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों में वृद्धि की और विकास की दर जो है वो समान नहीं होती बल्कि अलग अलग होती है, इसलिए दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, सेकंड है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, थर्ड है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ऑप्शन फोर्थ है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। ऐसा हम नहीं कह सकते, विकास की दिशाएं होती हैं सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी अगर साधारण शब्दों में कहें तो विकास जो है सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संवेदी चालक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड मूर्त संक्रियात्मक। क्यों? क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में केंद्रीयता यानी सेंट्रेशन का गुण होता है, साथ ही अपलटावी का गुण होता है, चीजों को वो दोहरा नहीं पाता है। यानी अगर आप उसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे तो वो जाने के क्रम में तो याद रखेगा, लेकिन उसे वापस कैसे आना है, पलटावी का गुण उसे नहीं पता होता है। यानी जैसे 2 और 3 का अगर हम गुना करते हैं या फिर 3 और 2 का गुना करते हैं तो चीजें सेम ही हैं, लेकिन वह इस बात को नहीं समझ पाता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन जैसे ही वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो वह चीजों को समझने लग जाता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, कथन ए, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। तर्क है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते, सही विकल्प चुनें। देखिए, कथन ए में कहा जा रहा है कि 5 साल का जो रमेश है वह एक साइज में छोटा लेकिन आकार में चौड़े गिलास से जब लंबे गिलास में पानी डाला जाता है तो उसको लगता है कि जो लंबा वाला गिलास है वह ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, वह अभी चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाया है, उसमें केंद्रीयता का गुण है, वह इस चीज को नहीं देख पा रहा है कि जो चौड़ा गिलास है उसमें भी पानी इससे लंबे गिलास से ज्यादा आ सकता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अभी इससे पहले के प्रश्न में हमने देखा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे हैं वो समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते, इसलिए दोनों ही कथन और तर्क दोनों सही हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, सेकंड है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, थर्ड है दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना और फोर्थ है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। यहाँ पर बात की जा रही है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास की, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन जो फोर्थ दिया हुआ है यह सबसे लास्ट का स्टेज होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, सेकंड है अंतर विषयकता, थर्ड है अनुकूलन और फोर्थ है खोज विधि। यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई ऐसी समस्या, जैसे मान लीजिए आपको एक स्थान पर जाना है तो उस स्थान पर पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अंततः अगर आप दोनों रास्तों में से किसी एक को भी चुनते हैं तो अंततः आप एक ही जगह पर पहुंचेंगे, एक साझा उत्तर होगा। तो यही बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। इस क्रिया को, इस प्रक्रम को हम अंतर विषयकता कहते हैं। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सेकंड है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, थर्ड है बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होता है। संवेग का मतलब इमोशन होता है। फोर्थ है कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं होती। तो हम यह नहीं कह सकते कि भाषा का हमारे विकास में कोई भूमिका नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं जीन पियाजे का यह कथन था कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों का विपरीत है और दोनों ही कभी कभी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है? ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारवादी, सेकंड है शिक्षक केंद्रित, थर्ड है प्रगतिशील और फोर्थ है परीक्षा केंद्रित। तो परीक्षा केंद्रित और शिक्षक केंद्रित तो नहीं हो सकता है क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से यानी उनके व्यवहार के हिसाब से वो कैसे सीखना पसंद करते हैं, इस चीज के हिसाब से जब हम अपनी शिक्षण पद्धति को अब जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर उनके अनुकूल कर लें, बच्चों के अनुकूल कर लें, तो इस प्रक्रम को हम व्यवहारवादी कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कथन ए प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। तर्क है हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी पहचान के लिए केवल बुद्धि परीक्षण यानी जो आईक्यू टेस्ट होता है वही एकमात्र पैमाना नहीं है, वही एक तरीका नहीं है जिससे हम लोग जान सके कि बच्चा प्रतिभाशाली है, बल्कि इसके अन्य भी तरीके हैं। जैसे बच्चा समस्या समाधान कितनी तीव्रता के साथ करता है, साथ ही चीज़ों को जैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, या फिर ये कहें कि उन्हें चीज़ें बहुत जल्दी याद भी हो जाती हैं। बाकी औसत बच्चों की तुलना में वो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की भी जरूरत नहीं होती। तो केवल यह नहीं है कि आईक्यू टेस्ट ही एक पैमाना है, तो यह भी कथन सत्य है। साथ ही यह भी है कि हर प्रतिभाशाली बच्चों में विभिन्न शक्तियां होती हैं और अलग अलग विशेषताएं उनमें होती हैं, क्योंकि हर किसी में जो अंतर होता है, व्यक्तिक अंतर जिसे हम कहते हैं, व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं, वह तो होता ही है। इसलिए कथन ए और साथ ही तर्क जो है वह दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है निजी वाक और हतोत्साहित करना, सेकंड है निजी वाक और बढ़ावा देना, थर्ड है आत्म केंद्रित भाषा और हतोत्साहित करना, फोर्थ है आत्म केंद्रित भाषा और बढ़ावा देना। अब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं, समझिएगा। आत्म केंद्रित भाषा जो है यानी जिसे हम लोग ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं, यह जो शब्द था इसका प्रयोग किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। और यहाँ पर बात की जा रही है लेव वाइगोत्स्की के, इसलिए ऑप्शन थर्ड और फोर्थ हमारा नहीं होगा। निजी वाक को इंग्लिश में हम लोग प्राइवेट स्पीच कहते हैं, इसकी बात लेव वाइगोत्स्की ने की थी। लेकिन अगले स्टेप पर पढ़ेंगे, क्योंकि निजी वाक जो है ऑप्शन फर्स्ट में भी दिया हुआ है, सेकेंड में भी दिया हुआ है, लेकिन आगे लिखा हुआ है तथा शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए? तो बढ़ावा देना चाहिए, इसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा खुद को मार्गदर्शित करता है। इसलिए इसका सेकंड जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। हमें हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना डैश का उदाहरण है।
ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर समता, सेकंड है जेंडर समानता, थर्ड है जेंडर रूढ़िवादिता और फोर्थ है जेंडर सशक्तता। तो देखिए इसमें गुलाबी रंग को लड़कियों से जोड़ने का मतलब क्या है कि उनमें यह भाव होता है कि जैसे लड़कियां सौम्य होती हैं वैसे ही गुलाबी कलर जो है वो सौम्य है। और किसी भी एक कलर को किसी एक जेंडर से जोड़ देना, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को केवल गुलाबी रंग ही पसंद होता है, केवल लड़कों को नीला रंग ही पसंद होता है, वो पिंक पसंद नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है। तर्क है, शिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। कथन ए में कहा जा रहा है कि ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हाँ मैं भी सीख सकता हूँ, हर बच्चे को यह लगे कि मैं सीख सकता हूँ, मेरे अंदर सीखने की क्षमता है। तो कथन ए तो बिल्कुल सत्य है। साथ ही आर में दिया गया है कि जो शिक्षक मान लेते हैं किसी बच्चे के को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर जो हमारे मन में मान्यताएं होती हैं, शिक्षक के मन में जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो उनसे अपेक्षाएं हैं, वह उनके सीखने को बेहद प्रोत्साहित करती हैं, प्रभावित करती हैं। कैसे? अगर आप किसी बच्चे को यह कह देते हैं कि हाँ शाबाश तुम यह कर लोगे, हमें लगता है कि तुम यह कर लोगे, तो बच्चा प्रोत्साहित होगा। लेकिन वहीं अगर आप ये कह देंगे कि तुमसे तो यह हो ही नहीं पाएगा, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो क्या होगा? बच्चा अभी प्रेरित नहीं होगा सीखने को, वह छोड़ देगा, वह कुंठा का शिकार हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। कथन ए और तर्क जो है वो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, सेकंड है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना, थर्ड है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना, फोर्थ है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो मूल्यांकन में यानी जब हम बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं तो केवल मानकीकृत परीक्षाएं नहीं होती, साल के अंत में या फिर या ये कहें कि अगर एक निश्चित समय, ऐसा समय जो कि जैसे अगर मंथली जो भी एग्जाम होते हैं तो उसे भी सही नहीं माना जाता है, बल्कि यह हमेशा एक शिक्षण के साथ साथ आकलन और मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसलिए लिखित परीक्षा भी इसमें नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न महत प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? आलोचनात्मक सोच को क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, सेकंड है भारत में कितने राज्य हैं, थर्ड है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है महत प्रत्यास्मरण, यानी केवल यादाश्त को, केवल रटने को प्रोत्साहित नहीं करता है बल्कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसे में कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों के आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, बच्चे उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे? तो ऐसा है ऑप्शन फोर्थ जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि फर्स्ट में क्या है कि टेलीफोन का जो आविष्कार है किस वर्ष में हुआ है, बच्चा रट करके याद कर सकता है और आंसर कर सकता है। सेकेंड है भारत में कितने राज्य हैं, तो यह भी रटा जा सकता है क्योंकि इसका एक ही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, एक जिसका कोई निश्चित उत्तर होता है वैसे प्रश्न को रटा जा सकता है और इन प्रश्नों को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह भी रटने वाला प्रश्न है, इसमें बच्चे का आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 12 जनवरी 2023 को पूछे गए थे, और इन प्रश्नों में से अगर किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।